हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लाइफ साइंस को एक नए ही अंदाज से पढ़ना चाहते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप एक सही चैनल पर आए हो। यहाँ पर हम बायोलॉजी एंड लाइफ साइंस की एक अलग ही ढंग से प्रिपरेशन करेंगे, जो आपको लाइफ साइंस रिलेटेड काफी सारे एग्जाम्स लाइक CSIR नेट, सेट, गेट एंड MSc एंट्रेंस में हेल्पफुल रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हम बायोलॉजी को एक रट्टे वाला सब्जेक्ट समझते आए हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी के सारे कंसेप्ट को हम समझें एंड कम से कम ऐसे टॉपिक हो जिसे हमें रटना पड़े। अब ये हम कैसे करेंगे? सिंपल है, आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आने चाहिए। लाइक अगर आपको कोई बोल रहा है कि वाटर यानी कि पानी का स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि पानी का स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों है, क्यों इसके अंदर एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन ऐसा ही क्यों है। क्या किसी इंसान को ऐसा सपना आया था कि पानी का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है और उसने वो सपना अपने फ्रेंड को बताया कि देख भाई, पानी के अंदर तो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन होते हैं, और उसका सपना सच हो गया? नहीं ना। अगर ऐसे ही सपने सच हो गए तो किसी किसी की शादी तो कैटरीना से हो जाएगी, और एक बार नहीं 12-13 बार हो जाएगी। समझ रहे हो? सो द पॉइंट इज, हमें कैसे पता चला कि पानी ऐसा ही होता है, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अगर हमें कोई बोल रहा है कि बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसी ही क्यों होती है, और आपको कैसे पता चला कि बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसी ही होती है। अगर हम कहीं पर पढ़ रहे हैं कि डीएनए के अंदर डीऑक्सी रिबो शुगर होती है, उसके अंदर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो डीएनए दिखता नहीं है, तो डीएनए के अंदर डीऑक्सी रिबो शुगर है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जैसे किसी का प्यार हमें आंखों से नहीं दिखता, वैसे ही ये सारी चीजें भी हम आंखों से नहीं देख सकते। किसी ने मेरे से कहा कि डीएनए के अंदर एडेनिन होता है। मैंने पूछा, क्या आपने एडेनिन को देखा है? उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि डीएनए के अंदर एडेनिन है? मान लो हमारे पास एक डीएनए है जिसके ऊपर सीक्वेंस है GAATTC, और हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसका नाम है EcoR1। अब ये EcoR1 क्या करेगा? डीएनए को पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर कट लगाता है, यानी कि डीएनए को तोड़ता है। तो अब ये EcoR1 डीएनए को कहाँ से कट करेगा? G और A के बीच में, A और A के बीच में, या फिर A और T के बीच में? आपने कहीं पर पढ़ा होगा कि EcoR1 डीएनए को G और A के बीच में से कट करता है। सो EcoR1 को कैसे पता चला कि यही डीएनए है? क्या वो डीएनए को रीड कर सकता है? अरे भाई, EcoR1 को किसने पढ़ना सिखाया? क्या EcoR1 डीएनए के ऊपर ऐसे चल कर आ रहा है और फिर देखता है, ओ तुम तो GGC हो, सॉरी मैं तुम्हें नहीं काट सकता। फिर आगे जाता है और देखता है, ओ तुम तो CCC हो, सॉरी मैं तुम्हें नहीं काट सकता। फिर जैसे ही GATTC आया, डीएनए को कट कर दिया। नहीं ना, ऐसा थोड़ी होता है। डीएनए रेप्लिकेशन में हमारे पास एक ऐसा डीएनए है और इसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और एडेनिन को रीड करके पहले थाइमिन को बुलाएगा, फिर थाइमिन को रीड करके एडेनिन को बुलाएगा, फिर ग्वानिन को रीड करके साइटोसिन को बुलाएगा, फिर साइटोसिन को रीड करके अगर थाइमिन आया तो उसको मना कर देगा। तो डीएनए पॉलीमरेज ने एडेनिन को रीड करके थाइमिन को कैसे बुलाया? आप किसी को कैसे बुलाते हो? आवाज लगा के, या फिर इशारा करके, या मैसेज करके? बट ये तो मॉलिक्यूल है ना, ये कैसे बुलाएंगे? डीएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चला कि यही डीएनए है और ये आरएनए है? तो हमें ये समझना है कि एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को कैसे बुलाया। ये डीएनए है और एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन, ये डीएनए के साथ बाइंड करके उसको रैप करता है। तो हिस्टोन ने डीएनए के साथ बाइंड किया, ये हम नहीं देख सकते। और हिस्टोन को कैसे पता चलेगा कि उसको डीएनए का रैपिंग ही करना है? अगर डीएनए के साथ डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है तो वो डीएनए को रेप्लिकेट करता है और डीएनए की कॉपी बनाता है। अगर यही डीएनए के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है तो वो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाता है। सो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कैसे पहचानता है और कैसे उसके साथ बाइंड करता है? हम किसी को कैसे पहचानते हैं? देखकर। और एक अंधा इंसान किसी को कैसे पहचानेगा? टच करके।
बट ये तो मॉलिक्यूल्स है ना, ये कैसे पहचानेंगे? मान लो हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है एंड एक प्रोटीन है एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सो एसएसबी ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ ही बाइंड करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ ये बाइंड नहीं करता। सो एसएसबी को कैसे पता चला कि ये डीएनए सिंगल है? कोई इंसान अगर सिंगल है तो हमें कैसे पता चलेगा? सिंपल, उसका मोबाइल ले लो 10 दिन के लिए। अगर 10 दिन के अंदर एक भी मैसेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो सिंगल है। बट ये तो मॉलिक्यूल है ना, एसएसबी को कैसे पता चलेगा कि ये डीएनए सिंगल है? एक एंजाइम है टोपोआइसोमरेज, ये सिर्फ सुपर कोइल्ड डीएनए के साथ ही बाइंड करता है, रिलैक्स डीएनए के साथ ये बाइंड नहीं करता। सो टोपोआइसोमरेज को कैसे पता चलेगा कि ये डीएनए सुपर कोइल्ड है? ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लो ये एक जेल है और इसके वेल में हम डीएनए को पोर करेंगे तो क्या होगा? डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट करेगा। आपके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो आप कौन से इलेक्ट्रोड की ओर मूव करोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव ना। ऐसे ही डीएनए भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट करेगा और इस टेक्निक को हम नाम दे रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? इट इज अ सेपरेशन टेक्निक or we can say it is a technique by which we can separate the molecule based upon their size, their charges and their molecular weight. जेल में जिसका molecular weight कम होगा वो फास्ट माइग्रेट करेगा और जिसका molecular weight ज्यादा होगा वो स्लो माइग्रेट करेगा। If the molecular weight of two molecules is same, then no separation occurs. हमारे पास टेस्ट ट्यूब में 2 डीएनए फ्रेगमेंट्स है ए एंड बी, इनमें से कौन सा हैवी है एंड कौन सा लाइट? ये जानने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जैसे ही हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जेल में हमें 2 बैंड दिख रहे हैं, इसका मतलब है दोनों का ही मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। ए का बैंड हमें 100 किलो डाल्टन के ऊपर मिल रहा है और बी का बैंड हमें 10 किलो डाल्टन के ऊपर मिल रहा है। इससे पता चलेगा कि ए हैवी है एंड बी वाला डीएनए लाइट वेटेड है। ए वाला डीएनए लेस माइग्रेशन शो कर रहा है, लो मोबिलिटी शो कर रहा है, इसका मतलब है ए का मॉलिक्यूलर वेट हाई है। ऐसे ही हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर 3 डीएनए फ्रेगमेंट्स है। एक का मॉलिक्यूलर वेट है 100 किलो डाल्टन, दूसरे का मॉलिक्यूलर वेट है 50 किलो डाल्टन एंड थर्ड का मॉलिक्यूलर वेट है 30 किलो डाल्टन। जैसे ही हम इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे हमें 3 बैंड देखने को मिलेंगे। अगर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में डीएनए है 100 किलो डाल्टन का एंड एक प्रोटीन है 50 किलो डाल्टन का, इसका अगर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो जेल के अंदर हमें 2 बैंड्स देखने को मिलेंगे, एक 100 के ऊपर और एक बैंड 50 के ऊपर। इसका मतलब है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम प्रोटीन को भी डीएनए से सेपरेट कर सकते हैं। अगर हमें कोई बोल रहा है कि डीएनए के साथ डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है एंड डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को रेप्लिकेट करता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि डीएनए पॉलीमरेज ने डीएनए के साथ बाइंड किया? आपके मोहल्ले में अगर कोई किसी के साथ बाइंड कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? इनविटेशन कार्ड से। आप इनविटेशन कार्ड देखेंगे, नाम पढ़ेंगे और सोचेंगे अच्छा ये दोनों बाइंड कर रहे, बट ये तो मॉलिक्यूल्स है ना, ये थोड़ी ना बाइंड होने से पहले इनविटेशन कार्ड भेजेंगे। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि बाइंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में एक डीएनए है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 100 किलो डाल्टन और एक प्रोटीन है एक्स प्रोटीन जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 100 किलो डाल्टन। अगर हम इन दोनों का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, दोनों का ही मॉलिक्यूलर वेट 100 किलो डाल्टन है, तो हमें जेल में बैंड मिलेगा 100 के ऊपर। सेम ऐसे ही हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, दूसरी बी टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर 100 किलो डाल्टन का एक डीएनए है एंड एक वाई प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 100 किलो डाल्टन। अगर इन दोनों का हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं तो इसका बैंड हमें मिल रहा है 200 के ऊपर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि टेस्ट ट्यूब ए में डीएनए एंड एक्स प्रोटीन एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं हो रहे और टेस्ट ट्यूब बी में डीएनए एंड वाई प्रोटीन एक दूसरे के साथ बाइंड हो रहे और बाइंड होने से उसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हुआ। सो बैंड 100 के ऊपर नहीं मिला, 200 के ऊपर मिला। इससे हमें पता चल रहा है कि बाइंडिंग कहाँ पर हो रही है और कहाँ पर नहीं। अब अगर हमें कोई बोल रहा है कि डीएनए के साथ ये प्रोटीन बाइंड कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा? डीएनए एंड प्रोटीन तो हम आंखों से देख नहीं सकते। अरे आंखों से तो किसी को प्यार भी नहीं दिखता जब तक आप उसको आईफोन गिफ्ट ना कर दो। तो ये तो मॉलिक्यूल्स है, कैसे दिखेंगे?
डीएनए के साथ डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करके रेप्लिकेशन कर रहा है। तो बाइंडिंग हुई ये हमें कैसे पता चलेगा? सिंपल, आप टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए ले लीजिए, डीएनए पॉलीमरेज ले लीजिए और इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कीजिए। सिंगल बैंड मिल रहा है, इसका मतलब है बाइंडिंग हुई है। अगर कोई बोल रहा है कि डीएनए के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो बाइंडिंग हुई कैसे पता चलेगा? वापस से आप टेस्ट ट्यूब में डीएनए लीजिए, आरएनए पॉलीमरेज लीजिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कीजिए। अगर सिंगल बैंड मिल रहा है, इसका मतलब है बाइंडिंग हो रही है। अगर आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है एंड एसएसबी प्रोटीन, अगर आप इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, कितने बैंड्स मिलेंगे? 2 बैंड्स, यानी कि नो बाइंडिंग। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है एंड एसएसबी प्रोटीन, इसका अगर आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, कितने बैंड्स मिलेंगे? सिंगल बैंड, यानी कि बाइंडिंग हुई। तो हम कह सकते हैं कि एसएसबी ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ ही बाइंड होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ नहीं। अगर हमारे पास सुपर कोइल डीएनए है एंड टोपो आइसोमरेज, इसका हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, सिंगल बैंड मिलेगा, यानी कि टोपो आइसोमरेज बाइंड्स विथ सुपर कोइल डीएनए। अगर रिलैक्स डीएनए है और टोपो आइसोमरेज, इसका हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, 2 बैंड मिलेंगे, यानी कि रिलैक्स डीएनए के साथ टोपो आइसोमरेज बाइंड नहीं करता। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो रहा है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके। तो यहाँ पर बाइंडिंग हुई ये तो हमें पता चल गया, पर एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को पहचाना कैसे? डीएनए पॉलीमरेज ने कैसे पहचाना कि यही डीएनए है और ये आरएनए? ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।